नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बदायूं रेप और मर्डर केस पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने अपनी महिला ब्रिगेड को अखिलेश सरकार के खिलाफ उतार दिया। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम के दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प भी हुई। ने सीएम के दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प भी हुई। पुलिस ने सीएम ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश कर रही महिलाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसमें कई महिलाओं को मामूली चोट भी आई। ये प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कमलावती सिंह की अगुवाई में हो रहा था। खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कल सुबह बदायूं का दौरा कर सकते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों की महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंची थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर अम्बेडकर समाजवादी पार्टी सभा के कार्यकर्ताओं ने बदायूं रेप केस के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए उनका पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर गृह मंत्रालय ने बदायूं रेप केस मामले में यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में रेप और मर्डर केस में एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई गई। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बदायूं पहुंचकर गैंगरेप पीड़ित बहनों के परिवार से मुलाकात की। रामविलास पासवान के साथ उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान भी थे। उन्होंने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं आए हैं। वहीं रामविलास पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि वो मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। अब तक मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इसी से पता चलता है कि यूपी में क्या हो रहा है। जब आज तक मान लेते कि मुख्यमंत्री और कोई मंत्री नहीं आया है, ये दिखलाता है कि इस प्रांत में क्या हो रहा है। इस सरकार की कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि मायावती बदायूं मामले में राजनीति कर रही हैं। माया ने कहा था कि मुलायम के बयान के बाद रेप की वारदात बढ़ी हैं। आजम ने कहा कि उन्हें संदेह है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी। बदायूं पुलिस का दावा है कि गैंगरेप के 2 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये आरोपी कोर्ट में मुकर न जाएं, इसलिए पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लगी हुई है। हालांकि गुनाह कबूलने वाले दोनों आरोपियों के नाम पुलिस नहीं बता रही। वहीं कानपुर देहात में दबंगों ने एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर गैंगरेप किया। शिकायत करने गए पीड़ित परिजनों को पुलिस ने थाने से भगा दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने पीड़ित के घर वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। वारदात के 10 दिन बीत जाने पर भी लापरवाह पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इंडिया न्यूज ने जब पुलिस के आला अधिकारियों से इस बारे में बात की तो पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में नौकरी का झांसा देकर दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि एनटीपीसी में काम करने वाले पप्पू, नरेश और 3 लोगों ने महिला को धोखे में रखकर उससे गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस की मनमानी सामने आई है। गैंगरेप के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में नौकरी मांगने गई एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला पेशे से टीचर है, जिसे स्थानीय इंटर कॉलेज के संचालक ने नौकरी देने के बहाने होटल में बुलाया, जहां महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस्ती में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद उसे जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 8 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एक फरार आरोपी को भी जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं पीड़ित लड़की खतरे से बाहर बताई जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कुछ दरिंदों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। मेरठ में गैंगरेप पीड़ित लड़की का घर के सामने से अपहरण हो गया। घर वालों का आरोप है कि आरोपी लड़की को उठाकर ले गए। 18 मार्च को 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ था। कॉलेज के हॉस्टल में 3 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वो फरार हो गए। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस हिरासत से रेप पीड़ित 2 लड़कियों को उठा ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके हाथ खाली है।
घर वालों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता दोनों लड़कियों को उठा कर ले गए। लड़की के परिजन अनहोनी की आशंका को लेकर घबराए हुए हैं। यूपी के मैनपुरी में 3 सगी बहनों के गायब होने से तनाव का माहौल है। 13, 15 और 17 साल की ये लड़कियां 30 मई की रात अचानक घर से गायब हो गई। परिवार वालों को अपहरण होने का शक है। यूपी के बहराइच में पुलिस चौकी के अंदर एक नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करते रसोइये को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची किसी तरह से पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गई, तभी रसोइयों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। मैनपुरी में बहनों के लापता होने के बाद लोगों ने मोहल्ला गुलाब बाग से क्रिश्चियन तिराहे तक कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। मुंबई से सटे भायंदर में गन पॉइंट पर हुए रेप की वारदात में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 31 मई को नौकरी का जायजा देकर एक शख्स ने चलती कार में 29 साल की एक महिला से रेप किया था। गिरफ्तार शख्स पेशे से हीरे का कारोबारी बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस अभी दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। राजस्थान के झालावाड़ में 14 साल की लड़की की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने अपहरण के बाद पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित लड़के के पिता गांव के सरपंच हैं। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने रेप के आरोप में भवन निर्माण के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। तलाकशुदा महिला की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित महिला के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने यू टर्न ले लिया है। बिहार के किशनगंज से सांसद असरारुल ने अब सफाई दी है कि उन्होंने इस मुलाकात पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। पूछा क्या आप ये बताइए कि जो अहमद बुखारी मिले थे उनसे, तो वो मिलना सही था या गलत था? मैंने कहा देखिए ये सब का फैसला जो भी कुछ होता है वो लीडरशिप फैसला करती है। लीडरशिप ने जो फैसला किया वो ठीक है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने कांग्रेस सांसद असरारुल हक का इंटरव्यू छापा है, जिसमें उन्होंने सोनिया और शाही इमाम की मुलाकात को गलत ठहराते हुए इसे कांग्रेस की हार की एक अहम वजह बताया। असरारुल हक ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा था कि सोनिया गांधी को चुनाव से पहले शाही इमाम से नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतदाताओं तक गलत संदेश गया। अगर आप कोई अपील जारी करना चाहते थे तो सबके लिए करते, एक खास वर्ग के लिए नहीं करते। शाही इमाम से मिलने की कोशिश हमारे खिलाफ की गई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने यह भी कहा कि सेक्युलरिज्म की जगह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए था। चुनावी हार के लिए पहले राहुल गांधी कुछ नेताओं के निशाने पर थे, लेकिन अब सोनिया गांधी भी निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने सोनिया शाही इमाम की मुलाकात पर सवाल उठाए तो वो पार्टी नेताओं के ही निशाने पर आ गए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि ऐसे बयान से कांग्रेस का और नुकसान होगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि वो सही बातें कर रहे हैं? क्या उनके इन बयानात से कांग्रेस अब मजबूत हो जाएगी? इस तरीके के बयानात से कांग्रेस और कमजोर होगी। जो बात कहनी है उन्हें पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए। असरारुल हक ने सोनिया और इमाम बुखारी की मुलाकात पर सवाल उठाए तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शाही इमाम पर निशाना साधते हुए उन्हें सांप्रदायिक करार दे दिया। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सभी मंत्रियों से मिलेंगे। मंत्रियों के साथ ये शाम 6 बजे बैठक करने वाले हैं, जिसमें मोदी अपने मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे और 10 सूत्री कार्यक्रम पर बात करेंगे। पिछली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स से 100 दिनों का एजेंडा तय करने को कहा था और 10 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया था, जिस पर आज वो चर्चा करेंगे। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को एनडीए गठबंधन में शामिल के मिशन में बीजेपी जुटी हुई है। सूत्रों से खबर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में जयललिता को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल जयललिता को एनडीए और सरकार में शामिल होने को कह सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि अगर जयललिता मोदी का प्रस्ताव मान जाती हैं तो उनकी पार्टी को 3 मंत्री पद दिए जा सकते हैं।
खबर है कि एआईएडीएमके के नेताओं और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि आखिरी फैसला एआईएडीएमके और सुप्रीमो और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ही लेंगी और कल मोदी के साथ होने वाली बैठक में कुछ नतीजा निकल सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी मुखिया नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पटनायक ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की और साथ ही मांगों का एक बड़ा पिटारा भी मोदी के सामने खोल दिया। पटनायक ने ओडिशा को मिनरल रॉयल्टी दिए जाने की भी मांग की है। ओडिशा के सीएम ने कहा कि रॉयल्टी नहीं मिलने से ओडिशा को हर दिन 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पीएम ने कहा कि वो खुद सीएम रह चुके हैं, इसलिए समस्याओं को समझते हैं। नवीन पटनायक ने बीजेडी के एनडीए में शामिल होने की बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पटनायक ने कहा कि बीजेडी का एनडीए में शामिल होने का कोई विचार नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री उमन चांडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। चांडी राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर मोदी से बात करेंगे। काले धन पर गठित एसआईटी की आज पहली बैठक होने वाली है। जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में काले धन से निपटने की प्लानिंग पर विचार हो सकता है। मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में काले धन पर एसआईटी बनाने का ही फैसला किया था। एसआईटी का अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह को और उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत प्रसाद को बनाया गया। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंद्रशेखर राव से पहले ईएसएल नरसिम्हन ने आज तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ ली। राज्यपाल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलवाई। तेलंगाना के गठन पर पूरे तेलंगाना में जश्न का माहौल है। टीआरएस समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। रात भर लोग सड़कों पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाते रहे। जगह जगह नए राज्य के बनने का जश्न मनाया गया। कहीं लोगों ने मोमबत्ती जलाकर एकता और शांति का संदेश दिया तो कहीं खुशी में मिठाई बांटी गई। रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कई जगह झंडे उठाकर हजारों लोगों ने जश्न मनाया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर आज से तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया है। अगले 10 साल तक हैदराबाद तेलंगाना और सीमांध्र की राजधानी रहेगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 119 में से 63 सीटें जीती है। शानदार जीत के साथ ही टीआरएस को नए साल में पहली सरकार बनाने का मौका मिला है। उधर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सीमांध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 जून को शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में टीडीपी और बीजेपी को 175 सीटों में से 106 पर जीत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना बनने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का हम स्वागत करते हैं। तेलंगाना का गठन लंबे संघर्ष और त्याग के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री बनने पर के चंद्रशेखर राव को बधाई भी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तेलंगाना के विकास के लिए मेरी शुभकामनाएं। केंद्र से तेलंगाना को हर संभव मदद मिलेगी। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का आज विस्तार हो रहा है। शाम 4 बजे पटना में राजभवन में नए मंत्री शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार किया गया। अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। वहीं राज्य मंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख के बेटे अमित देशमुख ने शपथ ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने खुफिया विभाग के हवाले से खबर दी है कि दाऊद के करीबी टाइगर मेमन ने इस्लामाबाद में 15 मई को इस्लामाबाद में आईएसआई अफसरों से मुलाकात की थी और हमले के बारे में चर्चा की। 1993 मुंबई बम धमाका के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेमन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मेमन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की फांसी पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। भीषण गर्मी के बीच में राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जल बोर्ड के पानी की सप्लाई बंद होने से लोग परेशान हैं। टैंकर के आने पर लोगों को घंटों तपती गर्मी में पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पानी को लेकर महिलाओं में मारपीट शुरू हो गई है। टैंकर से पानी पहले भरने की होड़ में महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं। काफी मुश्किल के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाया।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में पानी सप्लाई दुरुस्त नहीं होने से गुस्साए लोगों ने जल बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। जल बोर्ड ने 10 दिन में इंतजाम दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। दिल्ली के संगमविहार इलाके में पानी व्यवस्था ठीक नहीं होने से लोग परेशान हैं। गुस्साई महिलाओं ने बच्चों के साथ जाकर आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के घर के बाहर मटके फोड़कर अपना विरोध जताया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कई इलाकों में भी पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। पानी के लिए लोगों को घंटों टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। भीषण गर्मी में पानी की कमी से त्रस्त कानपुर की महिलाओं ने जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बेरंग चिमटे दिखाकर अपना विरोध जाहिर किया। उधर हरियाणा के हिसार में भी गर्मी में पानी की कमी से त्रस्त कानपुर की महिलाओं ने जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बेरंग चिमटे दिखाकर अपना विरोध जाहिर किया। उधर हरियाणा के हिसार में भी पानी की किल्लत बनी हुई है। भीषण गर्मी में लोग कोसों दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। पानी सप्लाई करीब 10 दिन से ठप है। महाराष्ट्र के लोगों को आज से बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई को छोड़कर बाकी हिस्सों में 50% तक बिजली की कटौती मुमकिन है। बिजली देने वाली कंपनी का कहना है कि एकाएक मांग बढ़ने से कटौती करनी पड़ रही है। मुंबई के कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बीएमसी के मुताबिक मरम्मत की वजह से पवई और सहार के बीच पानी की सप्लाई सोमवार सुबह 10 बजे, मंगलवार सुबह 10 बजे तक 24 घंटे बंद रहेगी। मुंबई के कोलाबा, चर्चगेट, नरीमन पॉइंट, नेवी नगर, चंदनवाड़ी, गिरगांव में वाटर सप्लाई बंद है। इसके अलावा मुंबा देवी, दादर, परेल, लालबाग, मोहम्मद अली रोड, नूर बाजार में भी पानी की सप्लाई पर असर देखा जा रहा है। लोअर परेल, काला चौकी, धोबीघाट, महालक्ष्मी, पेडर रोड, मध्य मुंबई में भी वाटर सप्लाई का असर देखा जा रहा है। इनके अलावा ग्रैंड रोड, चर्नी रोड, मैलिन लाई, बांद्रा, काटर रोड और सांताक्रूज इलाके में वाटर सप्लाई बंद है। मुंबई में कैंबागोला सोसाइटी के लोगों के पास आज फ्लैट खाली करने का आखिरी दिन है। बीएमसी के लोगों को आज तक का वक्त देते हुए चाबी सौंपने को कहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन के लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ने लगी है। छात्रों ने लंबी लाइन में लगकर फॉर्म लिए। फॉर्म के लिए 18 सेंटर खोले गए हैं। डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट 24 जून को जारी होगी। ग्रेजुएशन की 54,000 सीटों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 जून तक छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म की कीमत जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपए और SC/ST कैटेगरी के लिए 70 रुपए है। यूपी सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार में करीब 187 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मनमोहन सरकार ने चुनावी साल के दौरान सरकारी विज्ञापन में इतने रुपए झोंके थे। एक RTI के जवाब में DAVP ने ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। पार्टी को विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा करेगी। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में बीजेपी की जीत पर एक पार्टी का आयोजन किया गया। आयोजन में ईस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी शामिल हुए। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी कदम सिंह ने ये आयोजन किया था। कर्नाटक के गुलबर्ग में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए हैं। मैक्सी कैब और बस के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में पेड़ गिरने से एक बच्ची समेत 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। यह हादसा रविवार रात 10:30 बजे हुआ, जब मंदिर में शयन आरती होनी थी। कानपुर जिले के महाराजपुर में बोलेरो और मारुति वैन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार में जमकर मारपीट हुई। झगड़े में लाठी, डंडे और पत्थर भी बरसे। इस दौरान कई लोग जख्मी हुए। मारपीट कर रहे लोगों ने पुलिस को भी दौड़ाया। वहीं औरैया में बीजेपी पार्षद को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खूब पीटा। आरोपियों ने पुलिस थाने के पास बुलाकर नेता की पिटाई की। केस दर्ज होने के बावजूद आरोपी गिरफ्त से बाहर है। यूपी के रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। महिला खेत में जा रही थी, तभी वो हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों के मुताबिक आए दिन हादसे होने के बावजूद बिजली विभाग इससे सबक नहीं ले रहा।
जम्मू में वैष्णो देवी के दर पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मेरठ की रहने वाली राजबाला अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी के दर्शन को आई थी। दर्शन के लिए लाइन में खड़ी राजबाला को लेबर पेन हुआ। वहीं पर मौजूद डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स ने डिलीवरी करवाई।